अस्सलामुअलैकुम। पब्लिक ओपिनियन के साथ मैं हूँ एक बार फिर से सहरिश सलीम। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासतदानों और रियासती इदारों के दरमियान मुहाज़राई कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे में होने वाले वाक़यात और चंद सियासतदानों की जानिब से अदलिया मुखालिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं और ऐसा दिखाई देने लगा है कि अब ये मुहाज़राई सियासतदानों, अदलिया हो या फिर यूँ कह लीजिए अदलिया और हुकूमत के दरमियान भी मौजूद है। फैसल वावडा की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर मुस्तफ़ा कमाल की अदलिया पर यलगार, इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस के जरिए दोनों को शिकायत नोटिस लेकर दिया है। इस बढ़ती मुहाज़राई का अंजाम क्या होगा और मुल्क इन तनाज़ात का मुतहम्मिल हो सकता है, इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। आज के प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में कुछ बात करेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की एक के बाद एक शोला बयानी जारी है, इस पर वफाक और पंजाब के रद्द-ए-अमल पर भी बात होगी। ये जानने की कोशिश करेंगे कि बयानात दर बयानात का ये सिलसिला सियासी मकबूलियत हासिल करने का तरीका है या फिर सूबों के एतराज़ात हकीकी हैं जिन्हें हल किया जाना चाहिए। इस सारी सूरत हाल पर डिस्कशन के लिए हमारे पास सीनियर तज्ज़ियाकार का पैनल मौजूद है। हमारे पास रिजवान रजी साहब हैं, स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जबकि डॉक्टर फ़ारूक सलीम भी हमें ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा अनवर रज़ा हमारे साथ होंगे, जबकि सदर लाहौर बार एसोसिएशन मुनीर भट्टी भी हमें ज्वाइन करें आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ रिजवान रजी साहब से। सर, एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक बार फिर से ये सिलसिला शुरू हो रहा है। क्या लगता है आपको इस मुहाज़राई में जो अदलिया और हुकूमत के दरमियान शुरू हो गई है, अंजाम क्या देख रहे हैं? देखिए, अदलिया और हुकूमत के दरमियान से ज़्यादा ये अफराद और उनके दरमियान लगती है। अगर ये हुकूमत के साथ होती तो हुकूमत जो है वो जैसे पहले पार्लियामेंट के ज़रिए बोलती थी तो पार्लियामेंट के ज़रिए बोलती, लेकिन इसमें उन अफराद ने जो कि मेंबरान पार्लियामेंट हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे इत्तफा किया। अच्छा, मेरा ख्याल ये कि वावडा साहब तो बेचारे धोखे में मारे गए हैं, क्योंकि उनका ख्याल था कि वो पहले जिस पार्टी में थे उसी तरह वो बातें करेंगे, यानी कि PTI ने एक सिटिंग जज के बारे में भी ये कह रखा है कि इसका दिमागी मुआयना करवाया जाए और मिनिस्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रखी है। अभी उनके जो तर्जुमान हैं रऊफ हसन साहब, उन्होंने एक जज साहब को, एक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इस लक़ब से पुकारा कि हम यहाँ पे दोहराने की जसारत भी नहीं कर सकते। तो बहरहाल वो अपनी जगह के ऊपर एक अहम बात है कि तमाम पार्टियां जो हैं वो अपने अपने लेके आई हैं। इस पे तो मैं बात करूंगा बाद में, लेकिन हमारे साथ लाहौर बार एसोसिएशन के सदर हैं इस वक्त, बिल्कुल, मुनीर भट्टी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। भट्टी साहब से रहनुमाई लेते हैं। भट्टी साहब, ये आप मुजाहरे कर रहे हैं लाहौर के अंदर, इशू अदालतों की मुंतकली का है, मैं भी पेश होता रहता हूँ इन्हीं अदालतों में, और बाइकाट आपका काफ़ी अरसे से चल रहा था। फैसला साबिक चीफ जस्टिस भट्टी साहब करके गए थे और मुजाहरे आपने नए चीफ जस्टिस के खिलाफ शुरू कर दिए हैं। सर, ये साइंस मुझे समझ नहीं आ रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, गुजारिश ये है कि यहाँ अदालत के बारे में ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता। ना हमारा लॉ इजाजत देता है, ना हमारी मोरालिटी इजाजत देती है, ना ही जो जुडिशल और सोशल सिस्टम के जो नॉर्म्स हैं वो इजाजत देते हैं। लेकिन इस मुल्क के जो जमहूर है उसके ऊपर कोई हमले करें, कोई बात नहीं। इस मुल्क में वकला जिन्होंने इस मुल्क में जमहूरियत के लिए, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी, अदलिया की बहाली के लिए जानी और कुर्बानियां दी, उसके ऊपर को हमला करे, कोई बात नहीं। देखिए सर, बात यह है कि ये एजिटेशन जो है ये आज शुरू नहीं हुई। हमेशा वकला ने उस वक्त वॉइस जो है रेज की है जब इस मुल्क में ह्यूमन राइट्स की पामाली हुई, जब इस मुल्क में आइन की बालादस्ती को कम्प्रोमाइज किया गया, जब इस मुल्क में दस्तूर जो है उसको हेल्ड एंड अबेस किया गया या उसको तोड़ा गया, हमेशा वकला ने आवाज बुलंद की। ये जो आप अदालतों की तकसीम की बात कर रहे हैं, ये 2016 से शुरू हुई। 2007 के बाद एक डिजाइन बना इस मुल्क में। 2007 की जो जजेस बहाली की तहरीक थी, जिसमें जजेस की बहाली के लिए वकला ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। कराची में 103 से ज्यादा मेरे वकला को शहीद कर दिया गया। इसी तरह से 37 से ज्यादा खाईवाल में पेट्रोल बमों से जला दिया गया वकला को। लेकिन उस के नतीजे में बहाल होने वाली जमहूरियत और बहाल होने वाली अदालतें जो हैं उन्होंने हमेशा निशाना बनाया वकला को, हमेशा वकला को विक्टिमाइज किया, हमेशा वकला के ऊपर तशद्दुद करवाया। एक मुझे तीनों हुकूमतों में से बता दें, 2008 वाली हुकूमत का बता दें, 2013 वाली का और 2018 वाली हुकूमत का, और उसके बाद जो बहाल होने वाली अदलिया है उन सब में से बता दें किसी ने वकला के लिए कुछ भी किया हो, वो हमें जरूर बताएं, हम पूछना चाहेंगे।
बल्कि ये जो जज साहब अभी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उसी वकला तहरीक के जो समरात थे उसी के नतीजे में ये हाई कोर्ट के जज भर्ती हुए, क्योंकि उस वक्त के जो बहाल होने वाले चीफ जस्टिस थे, ये उनके लिए इन्होंने कोई वहाँ जो है वो बैलों की कुर्बानी दी और फिर उसके नतीजे इनको हाई कोर्ट का जज लगा दिया गया। कॉम्पिटेंट तो थे ही नहीं ये जी। बात ये है कि चलिए भट्टी साहब, ये सिर्फ भट्टी साहब एक बात मेरी ले लीजिए। देखिए, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ और तब जाके मैं अदालत पहुँच पाता हूँ। अगर वो अदालत मुझे 15 मिनट की फासले के ऊपर दी जा रही है तो आपको तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो साइल के लिए आसानी पैदा हो रही है उस अदालत तक रसाई की, आप उसके खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं। जी, अगर आप मेरी बात मुकम्मल हो लेने देते तो मेरी बात समझ आ जाती। प्लीज जी, बात ये है कि 2007 की जो जजेस बहाली की तहरीक थी, उस तहरीक के बाद एक जो ताकतवर तबकात है इस मुल्क के अंदर, जो समझते हैं इस मुल्क के मालिक हैं, इस मुल्क को चला रहे हैं, उन्होंने ये समझा कि एक ही तबका है जो रूल ऑफ लॉ के लिए बात करता है, जो इसके लिए कुर्बानी भी दे सकता है, खड़ा भी हो सकता है, जुर्रत का मुजाहरा भी कर सकता है। तो इसको एक साजिश के तहत जो है किसी तौर पे इसको जो है वो ब्रेक किया जाए, इसकी ताकत को जो है वो कमजोर किया जाए, इसको डिवाइड किया जाए जी। उस हवाले से ये उस साजिश का नतीजा है। 2015-16 में पहली मरतबा इन्होंने ये किया कि मुख्तलिफ पूरे पाकिस्तान की अदालतों में उनको स्कैट करने की कोशिश की, खास तौर पे जो बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज थे जहाँ से मूव्स उठती हैं, और खास तौर पे और का मैं जिक्र इसलिए करना जरूरी समझता हूँ, पाकिस्तान के हर कोने से, बल्कि किसी भी कोने से कोई भी तहरीक शुरू होती है जो रूल ऑफ लॉ से मुतल्लिका हो या ह्यूमन राइट्स के हवाले से हो, हमेशा वो तहरीक जो है वो कामयाबी के जीने लाहौर से चढ़ती है, क्योंकि लाहौर जो है एशिया की बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन है, जिसके तकरीबन 60,000 के करीब मेंबर्स हैं। तो इसको ब्रेक करने की साजिश कोशिश की गई। 2016 में 15 में पहली मरतबा जो इसको ब्रेक करके मॉडल टाउन का नोटिफिकेशन जारी किया गया। फिर जब एजिटेशन हुई तो इन्होंने जल्दी उसको विड्रॉ कर लिया। जी सर, बेशक वकला जो है वो एक अहम किरदार अदा करते हैं, जाहिर सी बात है। अनवर रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अनवर रजा साहब, आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बहुत ज्यादा हो रही हैं, अदलिया और हुकूमत के दरमियान एक मुहाजराई चल रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? वकला की जानिब हम बाद में आते हैं। फारूक सलीम साहब, आपसे पूछना चाहूंगी, यही क्वेश्चन आपके लिए भी है। देखिए तहरीश, जमहूरियत के अंदर जो दुनिया भर में आम जमहूरियत का मॉडल है, उसमें कशीदगी जो है वो एक फितरी एलिमेंट है जी। हमारे यहाँ जो जमहूरियत है, जो खास किस्म की एक जमहूरियत है, उसमें सिर्फ कशीदगी है। बाकी दुनिया में बहस होती है, बाकी दुनिया में समझौता होता है, और बाकी दुनिया में एहतसाब का पावर होता है, पावर का एहतसाब होता है। हमारे यहाँ ना पावर का एहतसाब है, हमारे यहाँ बहस खत्म हो चुकी है, तकरीबन खत्म हो चुकी है, समझौता तो बिल्कुल कोई करना ही नहीं चाहता। तो हमारी एक किस्म है जिसमें कशीदगी के अलावा और कुछ नहीं, और सारे चाहे वो बार एसोसिएशन हो, चाहे इस वक्त वो अदलिया की आप बात कर लें, चाहे हुकूमत की बात कर लें, सियासी जमातों की बात कर लें, तो जब तक तो ये सिर्फ कशीदगी के ऊपर सारा काम चलाना है, बिल्कुल, और समझौता नहीं होना और बहस नहीं करनी, और जो ताकत है उसका एहतसाब नहीं होना, तो उससे तो सिस्टम जो है वो सिस्टम नहीं चलता जी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कशीदगी जो है बढ़ती जा रही है, बेशक वो सूबों के दरमियान हो, बेशक वो वकला हो हमारे, या फिर अदलिया हुकूमत हो, कोई भी इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है कि ये सब कुछ जो है वो मुल्की सियासत के लिए अहम तो है, लेकिन मुल्की मफादात के लिए हम नहीं है। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बात हो रही थी शुकाज नोटिस जारी किए जाने के हवाले से, जो कि फैसल वाउडा और मुस्तफ़ा कमाल को जारी किया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, और इसके बाद भी फैसल वाउडा अपने बयानात पर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि सबूत फराहम किया जाए कि वो किसी इदारे की प्रॉक्सी हैं। बात कर लेते हैं, अनवर रजा साहब हमारे साथ हैं। अनवर साहब, किसी शख्स पर तनकीद की जा सकती है, लेकिन बहैसियत इदारा ऐसे रवैये की इजाज़त नहीं दी जाएगी, ये कहा गया है चीफ जस्टिस की जानिब से। आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि कानून कितनी इजाज़त देता है आज़ादी इज़हार राय के लिए? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि आप इसको समझिए कि फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल
ये हुकूमत नहीं है, ये दो अफराद हैं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई है, आप जानती हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की गई। अब आते हैं अदलिया की जानिब। मामला सब जुडिस है और आज़ादी इजहार राय का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आप मादर पिदर आज़ादी के कायल हों। ठीक है, आपको अगर किसी फैसले पर कोई आपको एतराज़ है तो आप उस पर ज़रूर बात कीजिए, लेकिन फैसले से पहले अगर आप इस पर बात करेंगे तो डेफिनेटली ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। और इसके हवाले से अदलिया के जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं और जो कवानीन हैं वो बिल्कुल वाजे हैं। अब ये हो क्यों रहा है? ये इसलिए हो रहा है, आप ज़रा इस बात को समझिए कि इसी लड़ाई झगड़े में अगर किसी शख्स को जो कि एक बेल रह गई है वो मिल जाती है तो फिर देखिए कि पॉलिटिकल सिनेरियो क्या होगा। लिहाजा इसी बुनियाद पर जो है ये अशखास जो हैं ये अदलिया के खिलाफ गुफ्तगू कर रहे हैं। अब ठीक है, जो उन्होंने प्रूव करना है अदालत में प्रूव करें, बताएं कि उन्हें अदलिया के किन फैसलों पर एतराज़ात हैं। और अगर किसी की ज़ात पर कोई कंडक्ट पर कोई एतराज़ है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मौजूद है। आप बजाय मीडिया पर यह जगहसाई कीजिए तो आपको चाहिए कि आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रब्ता कीजिए, फोरम मौजूद हैं। इस तरह पब्लिकली अगर आप किसी इदारे को हदफ तनकीद बनाएंगे तो डेफिनेटली फिर इदारे की तरफ से भी रिस्पांस आएगा। लेकिन मकसद ये है कि इससे क्या होगा, आपका पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो मज़ीद कमज़ोर होगा, माशी सिचुएशन जो है वो मज़ीद ख़राब होगी और जो हालात ख़राब होंगे उसकी जिम्मेदारी फिर इन पॉलिटिशियंस पर होगी। लिहाजा इसलिए अगर किसी को अदलिया या किसी जस्टिस पर कोई एतराज़ है तो आपके लिए फोरम मौजूद है, आप उसका इस्तेमाल कीजिए, ना कि आप मीडिया में और पब्लिकली इस तरह गुफ्तगू करें। इससे ना तो इदारों की तौकीर पर भी हर्फ आता है और आप इस सिस्टम को कमज़ोर करते हैं। और इदारों की जो तौकीर है वो उसके साथ साथ हम जो कहते हैं कि हर इदारे को अपनी डोमेन में रहकर काम करना चाहिए। अगर कोई इनफरादी शख्स किसी इदारे पर तनकीद करता है या तो फिर उसके पास एविडेंस होने चाहिए और वो एविडेंस लेकर जो फोरम मौजूद है उसके पास जाए। अगर अपने दायरे में रहकर काम करना चाहिए। तो यही क्वेश्चन हम करेंगे। मुनीर भट्टी हमारे साथ हैं। मुनीर साहब, एक्शन क्या लिया जा सकता है अगर कोई इदारे के खिलाफ जो है इस तरह से कोई बयान देता है तो? जी, मैं अर्ज करता हूँ, गुजारिश ये है कि मेरे भाई को शायद इस हिस्ट्री का नहीं पता, शायद जुडिशल हिस्ट्री का भी अंदाजा नहीं है और मुगला के किरदार का भी, जो पाकिस्तान की तारीख में चीजें हैं उनके बारे में चीजों का अंदाजा नहीं है। देखिए सर, बात यह है जुडिशरी ने और जुडिशरी समेत तमाम अदारों ने उन्होंने अपनी इज्जत और तौकीर करानी है अपने एक्ट से, अपने अमल से, और वो अमल कानून और आइन के डोमेन में होना चाहिए जी। किसी ने भी अगर अपनी रिस्पेक्ट करवानी है, मैंने अगर अपनी रिस्पेक्ट करवानी है तो किसी डोमेन के अंदर करवानी है जी। यकीनी बात है, अगर मेरे वकला के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात इन बुनियाद पे बनेंगे कि उन्होंने एक रीडर से फाइल मांगी थी पढ़ने के लिए और वो रीडर की कंसेंट के बगैर उन्होंने पढ़ ली तो ये दहशतगर्दी हो गई, ये वायलेशन है उस कानून की जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। ये मैं अपने भाई को समझाने की कोशिश करूंगा। इसी तरह से अगर एक वकीलों का नुमाइंदा जो है हाफिजाबाद में वो डीसी साहब से किसी काम के लिए जाता है सीओ साहब के पास और वो काम नहीं होता, वहाँ को थोड़ी सी तलखी हो जाती है तो वहाँ दहशतगर्दी हो जाती है और वो दहशतगर्दी का मुकदमा अटक में मुंतकिल कर दिया जाता है। और इसी तरह से शेखुपुरा में एक पिछले 2023 का वाकया, एक एलमस से फाइल पढ़ने के लिए मांगी तो दहशतगर्दी होगी वकील के खिलाफ। लाहौर में 2 वकला ने थाना इस्लामपुरा में कुछ मुल्जमान से पूछा कि आप किस मुकदमे में यहाँ आए हैं, तो उसकी वीडियो बन गई तो ये दहशतगर्दी हो गई। अगर इस तरह के मुकदमात सारे के सारे कानून को वायलेट करके अदलिया के गैर कानूनी चीफ जस्टिस के गैर कानूनी हुक्म के ऊपर ऐसे मुकदमात का अंदराज होगा तो आप और मैं इस सोसाइटी का कोई बंदा भी उनकी उस तरह भट्टी साहब एक मिनट, जिस तरह से सर बेबुनियाद मुकदमात बनाए जाते हैं, इसका जिक्र करें, क्या कहेंगे आप? भट्टी साहब एक मेरी भी सुन लीजिएगा। वकला जो हैं वो जाली दावे फाइल करते हैं और मुद्दई जब आते हैं तो उनको वहां पे बकायदा ग्रुप की सूरत में लटा के मारा जाता है, फेंट लगाई जाती है, अपने जाती स्कोर सेटल करते हैं। सर ये भी अपनी जगह के ऊपर मौजूद है और बार एसोसिएशन विक्टिम का कोई नहीं करती। लाहौर बार तो इस हवाले से बड़ी मारूफ है सर। ये मैं चूंकि गुज़िश्ता कुछ 3 साल से खुद जा रहा हूं मैं रेगुलरली सर वहां पे केस भुगतने के लिए। एक बात, दूसरी बात ये है सर कि देखिए वकला भी तो बहुत सारी जगहों के ऊपर हाई हैंडेडनेस करते हैं ना, और बार काउंसिल जो है पंजाब बार काउंसिल वो बड़ी कन्वीनियंस के साथ उनके खिलाफ जितने भी, इवन हाई कोर्ट भी अगर रेफर करे कि इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ले तो पंजाब बार काउंसिल में जाके ऐसे करके उसको कर दिया जाता है। सर इसका मैं चाहूंगा थोड़ा सा आपकी रहनुमाई दस्तयाब हो जाए। लेकिन अनवर रजा साहब ने अभी एक बात कही है, मैं अनवर भाई की खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूं। सर यहाँ पे अगर जज साहब अदालत में बैठ के किसी शख्स के ऊपर इल्जाम लगा दे,
मतलब इसके अंदर तो क्लियर इल्जाम है ना कि उन्होंने प्रॉक्सी कहा है फैसल वाउडा साहब को। वाउडा साहब ने कह दिया चैलेंज करें, तो इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहां पे हो गई? मतलब जज साहब अगर काले गाउन का कवर लेके जिसको जो मर्जी कहते हैं, हमने साकिब निसार साहब की शक्ल में भुगता नहीं है कि वो लोगों को नेम कॉलिंग किया करते थे अदालत में बुला के उनके बकायदा ह्यूमिलिएशन होती थी वहां पे, और मतलब कह रहा है कौन है इसको पकड़ ले, इसको ये कर दें, ये चने वाला कौन है, मतलब इस तरह के तो डायलॉग ना बोले। जज साहबान भी तो अपने स्टेटस का करें ना ख्याल थोड़ा सा। पहले भट्टी साहब मेरे सवाल का जवाब दे दे साहब। रजी साहब, अगर आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं आपकी बात को भी और भट्टी साहब की बात पर भी जरा कमेंट करना चाहूंगा। प्लीज मुझे बताइए कि क्या वकला के इस तर्ज अमल से मामला हल हो जाएगा, या अदलिया के इस कंडक्ट से इस तरह के मामला हल होंगे? चौक चौराहों पे मामला आपने हल करने हैं या कोई कानूनी फोरम मौजूद है? पहली बात तो ये है। और दूसरी बात यह है कि मैं इस बहस में जाए बगैर कि क्या कवानीन इसमें मुल्क में एग्जिस्ट नहीं करते, आइन मौजूद नहीं है? और जो आपने बात की, मुझे बताइए कि क्या हमें बार और अदलिया से मुताल्लिक जो हमारे सामने चीज़ें आती हैं आपके सामने हैं, हम इस बहस में जाए बगैर इस वक्त ये बात करना चाह रहे हैं कि अगर तमाम इदारे, अदलिया अपना काम करे, वकला अपना काम करे, मीडिया अपना काम करे, तो फिर मुझे बताएं कि अब मामला क्या है? असल मामला यह है कि हम अपना काम करते नहीं है, दूसरा के काम में मुदाखलत करते हैं, जिसकी वजह से बिगाड़ पैदा होता है। बिल्कुल सही है। क्या अगर हम इस बिगाड़ को खत्म करने के लिए पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे तो ये गलत होगा? इस मुल्क को बेहतर करने के लिए कोई पॉलिटिशियन ने ठेका नहीं लिया, ये आपका, मेरा, भट्टी साहब का, हम सबका फर्ज है, लेकिन हम अपने फर्ज से गाफिल हैं। एक दूसरे पर तरकीन करना तो बड़ा आसान है, लेकिन क्या कोई मुस्बत किसी ने कोई प्रपोजल दी है इस मुल्क को आगे लेकर जाने के लिए, या हमने जो 75 साल है उसी की तरह आज भी हमने एक दूसरे के गिरेबान पर हाथ डाल देना है? अनवर भाई एक फिक्रा ले लीजिएगा, हमें इससे निकलना होगा जी, एक फिक्रा ले लीजिएगा। मुझे वो कोड ऑफ कंडक्ट बताया जाए जिसके अंदर कोई जज किसी भी ओहदेदार को जाती तौर पे तलब कर सकता है। आप नहीं कर सकते। अगर मतलब कि प्राइम मिनिस्टर जाती तौर पे पेश हो, फलाना जाती तौर पे पेश हो, फलाना अदारे का ओहदेदार जाती तौर पे पेश हो, आप नहीं कर सकते। लेकिन क्या यहाँ पे कोई कानून एग्जिस्ट करता है जो जज साहब को भी बताए कि आपकी हदूद ये है? ये भट्टी साहब से पूछ लेते हैं। जी, मैं अर्ज करता हूँ, बात यह है कि सर मैं अपने भाई के इल्म और रिकॉर्ड को दुरुस्त करने की कोशिश करूंगा। एक तरफ जनाब ने ये फरमाया कि हर किसी को अपने डोमेन में रहने की जरूरत है, यही हमारा भी यही जो है वो मतमा नजर है। सेक्शन 41 में भाई को दावत देता हूँ, लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट का। ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है जिसके तहत कानून है, वक्ता के खिलाफ किसी किस्म का कोई डिसिप्लिनरी एक्शन जो है कोई अदारा नहीं ले सकता एक्सेप्ट बार काउंसिल्स। एक्सेप्ट बार काउंसिल्स मैं कह रहा हूँ, सेक्शन 41 जो है वो पढ़े। अगर वकला का डिसिप्लिन जो है वो हार्शली विदाउट ज्यूरिस्डिक्शन और विदाउट लीगल अथॉरिटी को करेगा तो उसके ऊपर एजिटेशन होगी। और एजिटेशन जो है वो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 10A हमारा राइट है, आर्टिकल 4 और 25 हमारा बुनियादी हक है कि हम जो है वो दूसरे, जिस तरह से दूसरे शहरियों के हकूक हैं उसी तरह से वकला के भी हकूक हैं। और मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन वाली बात है कि आप हर ओहदेदार को, आप हर इलेक्टेड बंदे को जिसके पीछे जमहूर का मैंडेट है, लोगों का मैंडेट है, आप उसको अदालतों के अंदर बुला के बिला वजह से उनकी तस्दीक करेंगे तो उस मैंडेट की तस्दीक वाली बात है। मैं बतौर प्रेसिडेंट, शायद बतौर मुनीर भट्टी जो है, शायद वो मेरे पास वो मुझे बुलाना कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन बतौर प्रेसिडेंट मैं एशिया की सबसे बड़ी बार का प्रेसिडेंट हूँ। अगर मुझे बुला के अदालत के अंदर मेरी तस्दीक या तौहीन की जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सबसे बड़े फोरम के जो है वो उसकी तस्दीक और तौहीन कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि हर किसी को अपने डोमेन में रहने की जरूरत है, बेशक वो अदलिया हो, बेशक वो फौज हो, बेशक वो पार्लिमान हो और बेशक वो मीडिया हो। हर किसी को अपने अपने डोमेन में रह के काम करने की जरूरत है। और जो मेरे भाई ने एक बात की कि जनाब इसको कौन संभालेगा, कौन करेगा, आप मुझे बताएं कि पिछले 6 माह से एजिटेशन चल रही है दिसंबर से। क्या दिसंबर से ये जो एजिटेशन है ये मैं को गवांता नबूबे में कर रहा हूँ, ये नैरोबी में हो रही है, कीनिया में हो रही है, ये सर्द पाकिस्तान के शहर लाहौर में हो रही है जो हार्ट ऑफ पाकिस्तान है। और इस एजिटेशन को ना को सुनने की जहमत कर रहा है, ना इसके ऊपर कोई सेटलमेंट के लिए कोई मीडिएशन का रोल प्ले कर रहा है, और ना ही कोई अपनी डोमेन को देख रहा है। जेलों के अंदर अगर बिला वजह से बेगना लोग जेलों के अंदर गल और सड़ रहे हैं और आप कोई किस्म के मामलात में पड़े हुए हैं, तो इसमें मुझे एतराज होगा, मुझे बिल्कुल खुशी नहीं होगी कि जो है वो आप अपना असली काम करने की बजाय
आप कोई और स्कोर सेटल कर रहे हैं। देखिए 32 लाख मुकदमात हो गए पाकिस्तान की अदालतों के अंदर जेर समाअत। ये मैं समझता हूँ अगले 100 साल भी हमारी अदालतें दिन रात भी काम करें तो शायद जो है ये डिस्पोजल ना हो सके और लोगों के साथ मुनीर भट्टी साहब ने एक चीज ये भी कही कि सेक्शन 41 के तहत अदलिया के पास इख्तियार नहीं है कि किसी को जाती हैसियत में तलब किया जाए। फरूख सलीम साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो कुछ भट्टी साहब ने कहा है कि हर इदारा और हर ऑर्गेनाइजेशन वो काम कर रही है जो उसका काम नहीं है जी, इसमें बार काउंसिल भी शामिल है, इसमें वकला बरादरी भी शामिल है। वो सिस्टम ठीक करने की अभी तक मुनीर भट्टी साहब ने शायद एक बात की है अपने सिस्टम को ठीक करने की। जो जमीनी हकीकत है हमारी अदलिया के अंदर वकला ने जट्टे बना रखे हैं। वो 40-40, 50-50 वकला इकट्ठे होके जजों के ऊपर हमले करते हैं और लीगल एजुकेशन की कभी बात नहीं की जाती कि जो वकला हैं, जिन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहे हैं, जिन कॉलेजेस से पढ़ के आ रहे हैं, उनको क्या सिखाया गया है वहाँ पे, उनका लीगल एजुकेशन का क्या बैकग्राउंड है। वो ये बात नहीं करते हैं कि जो 24 करोड़ पाकिस्तानी हैं उनके इस वक्त 26 लाख जो केसेस हैं उनको अदालतें में चल रहे हैं, उनको बेहतर किस तरह, उनको ठीक किस तरह करना। जो 1947 में केसेस लगे थे उनके फैसले आज और कल हो रहे हैं। इस सिस्टम को दुरुस्तगी की ना कभी बार एसोसिएशन वाले बात अगर करते हैं तो कोई अमल दरामद नहीं करवाते हैं, बात अगर करते हैं तो उसके ऊपर बढ़ते नहीं है। तो इसमें हम सारे शामिल हैं। इसमें सिर्फ ये नहीं है कि जो बड़े इदारे हैं, अब कानून हमारा लिखा हुआ कानून, बरतानिया का एक गैर लिखा हुआ कानून नहीं है, हमारा लिखा हुआ कानून है कि पार्लियामेंट में क्या करना है, उसने कानून साजी करनी है जी। पार्लियामेंट कानून साजी के अलावा वहाँ पे पैसे का बंटवारा शुरू हो जाता है जी। उन्होंने पिछले 8 महीने में कोई 40 अरब रुपया बांट दिया है एमएलए को। कानून में लिखा है कि एग्जीक्यूटिव ने क्या करना है, कानून में लिखा है कि अदलिया ने क्या करना है, अदलिया ने तशरीह करनी है कानून की, तो कानून साजी शुरू कर देती है, वो पार्लियामेंट का काम शुरू कर लेती है। तो इसमें शामिल हम सब हैं। बिल्कुल, हर इदारे को अपनी डोमेन में रहकर काम करना चाहिए। वक्त कम है, के बाद वापस आके हम बात करेंगे, लेकिन अगर हमारे पास थोड़ा सा टाइम हो तो मैं मुनीर भट्टी साहब से छोटा सा क्वेश्चन करना चाहूँगी ब्रेक से पहले। जी जी प्लीज। अच्छा सर, आज मरीम औरंगजेब लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुई थी और उन्होंने ये कहा कि हमें एक पैनल जो है वो दिया जाए, उसके बाद ही जजेस की तकरीरी होगी। ये बहुत अहम क्वेश्चन है जो काफ़ी दिनों से है। आप क्या समझते हैं, कौन सा ऐसा कानून है, किस आइन के तहत, कौन से सेक्शन के तहत जो है वो जजेस की तकरीरी होती है? मैडम साहबा, बात ये है कि जजेस की जो स्पेशल कोर्ट्स की तकरीरी है ये गवर्नमेंट ने करना होती है। क्लियर कट कानून के अंदर लिखा हुआ है कि कंसल्टेशन करेंगे वो चीफ जस्टिस से, और जो नॉमिनेट करेंगे और तकर्री का इख्तियार है ये गवर्नमेंट को है। अगर चीफ जस्टिस साहब का सिर्फ इख्तियार इतना है कि जो वो नाम बताएंगे उनसे एक कंसल्टेशन होगी, एक डेलिब्रेशन होंगी। अगर वो समझेंगे कि इसमें से कोई ऐसी चीज है या किसी जज के खिलाफ ऐसा एलिगेशन है या कोई बायस जज है तो वो उसका बताएंगे, लेकिन फाइनली फिर भी इख्तियार गवर्नमेंट का है। ये कानून के अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है। ठीक, बहुत शुक्रिया। जवाब क्या है, चीफ जस्टिस जो है वो नाम देते हैं और तकरीर का इख्तियार जो है वो गवर्नमेंट के पास है। वापस आते हैं ब्रेक के बाद और डिस्कशन का सिलसिला जारी रहेगा। एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं आपको। आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। अभी हम बात करने जा रहे हैं कुछ सूबों के दरमियान और वफाक के दरमियान कुछ लड़ाई चल रही है, एक दूसरे पर तंज बरसाने का सिलसिला जो है वो काफ़ी अरसे से जारी है और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कुछ अर्सा पहले सर बात भी हुई थी, जो वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनकी मुलाकात हुई थी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से और वो मुलाकात काफ़ी अच्छी रही थी, लेकिन उसके बाद हालात शायद कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गए। जो उसके बाद अभी देखा जाए तो वज़ीर आज़म की जानिब से भी कुछ जो है वो मुस्बत जवाब मौसूल नहीं हो रहा है, जबकि वो चीखो पुकार कितने अरसे से जारी है कि हमें फ़ंड्स नहीं मिल रहे हैं, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, मैं बटन अपने हाथ में ले लूँगा या फिर इस्लामाबाद बंद कर देंगे। तो आपको नहीं लगता कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं पीएम को मैदान में आना चाहिए? इस पे कुछ नहीं, पीएम मैदान में आ चुके हैं, वो पहले फंड्स ले गए थे। अब उनका ख्याल है कि बड़कें लगा के हम फंड्स लेते रहेंगे और मुझे और डॉक्टर फरूख सलीम को गालियां निकालने के लिए जो इन्फ्लुएंसर रखे हुए हैं केपीके की गवर्नमेंट ने, वो काम करते रहेंगे। देखिए
केपीके की गवर्नमेंट के पास पिछले 60 दिनों के अंदर कोई एक भी गिमिक क्रिएट नहीं हो सका जो वो ऑन ग्राउंड लोगों को दिखा सके। मतलब पहला उनके पास परफॉर्मेंस का मौका था गंदम खरीदने का, वो भी उन्होंने पंजाब से खरीदनी है और महकमा खुराक पंजाब के जरिए खरीदनी है, बराह रास्त नहीं खरीदती केपी गवर्नमेंट। हर साल वो महकमा खुराक पंजाब को रिक्वेस्ट करते हैं और 2 साल पहले तक इसीलिए अज़मम बुखारी सब ये कह रही थी जी। कि ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, ये हाँ, पहले भी खरीदते हैं। 2 साल पहले तक तो ये था कि वो रखी भी पंजाब के ही गोडाउन्स के अंदर जाती थी। ये 2 साल पहले जब इनकी हुकूमत थी तो इन्होंने वो उठवा दी थी और माशाल्लाह वो परली तरफ स्मगल भी हो गई थी। तो इसलिए, लेकिन वफाक के मामला इतने नाजुक होते हैं, जब सूबा कोई मुल्क वफाक पे कायम हो तो मुख्तलिफ रियासतों के आपस में होते हैं, लेकिन उसको पब्लिक में लेके आना बहरहाल अच्छा नहीं होता। मैं इसका हामी नहीं हूँ। ये जो कंट्रोवर्सीज हैं ये इलेक्टेड लेवल के ऊपर होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेट टेक्नोक्रेट के लेवल के ऊपर डिस्कस होती हैं, होनी भी चाहिए, लेकिन इस तरह उसे पब्लिक डोमेन में लेके आ जाना और बढ़ के मारना, बढ़ के वो इसलिए मार रहा हूँ, फिर दोहराई देता हूँ एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन, कि बढ़ के वो इसलिए मार रहे हैं उनके पास कुछ शो करने के लिए नहीं है अभी तक। मुझे लगता है उनको फंड्स पूरे नहीं मिलते। मुझे क्या लगता है, उन्होंने खुद कहा है कि इतने फंड्स हमें देने थे लेकिन इतने हमें कम दिए गए हैं। वो तो चले बढ़ के मारे हैं, लेकिन वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जो हैं उन्होंने तो शिकवे शिकायत बाकायदा किए हैं जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा किया था सिंध का। अनवर रज़ा साहब, आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, जो केपीके की आप बात कर रही हैं ये एक इमेच्योरिटी है और इससे सियासी जो हालात हैं वो बिगड़ते हैं। और दूसरी बात यह है कि रियासत इतनी कमज़ोर हरगिज़ नहीं कि वो इस तरह कोई भी आपके वफाक पर आकर कब्ज़ा कर ले। ये गवर्नमेंट की जो रिट होती है उसको चैलेंज करने की बात की जाती है, तो ये किसी भी सूबे के वज़ीर आला को ज़ेब नहीं देता। दूसरी बात आपने सिंध के वज़ीर आला की मुराद अली शाह साहब की, बिल्कुल देखिए अपने सूबे के लिए जो आपको फ़ंड्स दरकार है उसके लिए आप आइन और कानून में जो गुंजाइश मौजूद है उस तरीके से बात कीजिए। इस तरह अगर आप सियासी मेच्योरिटी का मुजाहरा करेंगे और इस तरह अंदाज़े गुफ्तगू आपका होगा जबकि आप बहुत जिम्मेदाराना पोस्ट पर बैठे हुए हैं, तो इससे सियासी माहौल मज़ीद ख़राब होगा और इसमें तलखियाँ बढ़ेंगी। फिर सियासतदान ये गिला शिकवा करते हैं कि हमारी डोमेन में मुदाखलत की गई है, लिहाजा यही कहा जाता है कि इन सियासतदानों को होश के नाखुन लेना होंगे, वरना हालात मजीद बिगड़ेंगे और उसका नुकसान इसी जमहूरियत को होगा। इसी पर फारूक सलीम साहब से कमेंट लेना चाहूंगी कि सर क्या लगता है, फंड्स पूरे नहीं दिए जाते हैं, पंजाब को ज्यादा मिलते, जाहिर सी बात आबादी के लिहाज से मिलते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि जितने मिलने चाहिए सिंध को और केपी को उतने नहीं दिए जाते हैं? मेरी शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है सर आपसे। नहीं, उनकी जी आ रही है। जी बोलिए डॉक्टर साहब। नहीं, उनकी आवाज़ नहीं आ पा रही। सो उनकी आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ देखिए, मैं डॉक्टर साहब की आवाज़ चूँकि नहीं आ रही तो मैं अर्ज़ किए देता हूँ इसके ऊपर। देखिए, पाकिस्तान एक वफाक है, वफाक के 4 यूनिट्स हैं। चारों यूनिट को हमने जो वसाइल हैं वो आबादी और पसमानदगी दोनों पैरामीटर्स के ऊपर तकसीम कर रखे हैं। वफाक जो देखना ये है कि क्या जो फंड्स मिलते हैं क्या वो सेहत कार्ड के नाम के ऊपर खाए जाएंगे? जी बिल्कुल। या वो सेहत की नई कैपेसिटी इस्टेब्लिश करने के लिए इस्तेमाल होंगे यूनिट के अंदर। और 18वीं तरमीम के बाद तो 67% फंड्स सूबों को जाते हैं। भाई सूबों के अंदर कैपेसिटी नहीं है, वो इस तरह के प्रोजेक्ट शुरू करके तो उन फंड्स को इधर उधर हाशअप कर लेते हैं। मेरा ख्याल है सूबों को अपनी कैपेसिटी भी बढ़ानी चाहिए। और ये बड़ा अच्छा लगता है कि जनाब इतने लोगों को हमने दे दिया, वहाँ पे एक बच्चे के 18 हर्निये के ऑपरेशन हो जाते हैं कागजात के अंदर, और उसकी अदायगियाँ जो है वो सूबाई हुकूमत उन फंड से कर देती है जो वो वफाक से वसूल करते हैं। तो ये थोड़ा सा इस साइड के ऊपर भी देखना चाहिए। करप्शन यहाँ पे भी हो रही है। अगर मैं देखूँ तो सर पंजाब में बहुत ज़्यादा काम होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन बाकी सूबे जो हैं वो काम करते हैं लेकिन उस तरह से नज़र नहीं आ रहा होता। तो यहाँ करते भी हैं कि नहीं करते? अब देखिए ना, सिंध को 150 बसें जो हैं वो वफाक ने दी हैं। जब उन्होंने शिकवा किया है शहबाज शरीफ साहब से तो वफाक ने दी हैं। तो अब जी बिल्कुल उन्होंने गिफ्ट दिया है। फारूक सलीम साहब क्या कहेंगे आप फंड्स के हवाले से? आपको क्या लगता है कि पूरे दिए जाते हैं? देखिए, पहले हम बात कर रहे थे सियासी कशीदगी की और अब दूसरी बात तो आपने शुरू कर दी है माली कशीदगी। एक तो सियासी कशीदगी को लड़ाई कहना मेरे ख्याल में कि गलत है।
सियासी कशीदगी दुनिया भर में रहती है, पाकिस्तान के अंदर शायद उसकी जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा है। माली कशीदगी जो नेशनल फाइनेंस अवार्ड है उसके तहत कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे सूबों को पैसे दिए जाते हैं, जैसे रजी साहब ने कहा, और वो सब पैसे डिस्ट्रीब्यूट करना एक कानूनी जिम्मेदारी है। इससे हुआ क्या है? इससे हुआ नतीजा ये निकला है कि 18वीं तरमीम के नतीजे में वफाक की हुकूमत जो है वो कंगाल हो गई है और जितने फरूक सलीम साहब की शायद लाइन में डिस्टॉर्शन आ रही है। अनवर रज़ा साहब, आपसे यही क्वेश्चन करना चाहूँगी, क्या लगता है आपको कि सूबों के साथ इंसाफ हो रहा है? आपको लगता है कि फ़ंड्स उनको बर वक्त दिए जा रहे हैं, पूरे दिए जा रहे हैं? आए दिन जो है वो कोई ना कोई बयान जो है वो जारी किया जाता है, केपी से आता है, वज़ीर आला जो हैं केपी के वहाँ से। देखिए, 8वीं तरमीम के बाद तमाम इख्तियारात जो हैं वो सूबों के पास हैं और फंड्स जो हैं वफाक सूबों को उसी तरह देने का पाबंद है। अब देखना यह है कि जो फंड्स मिलते हैं वो यूटिलाइज़ कहाँ पर होते हैं। हमने सूबों में KPK में, बलूचिस्तान में देखा है कि जो फंड्स का इस्तेमाल है वो दुरुस्त नहीं होता। अवाम की हालत वही है, जबकि जो अरबाब इख्तियार हैं वो मज़ीद अमीर होते चले जा रहे हैं। तो मुझे बताइए, इन फंड्स का कोई ऑडिट भी होना चाहिए। जब ऑडिट की बात की जाती है तो फिर सूबों को 18वीं तरमीम याद आ जाती है कि हमारे इख्तियारात हैं। देखिए, अगर फंड्स का सही इस्तेमाल किया जाए तो मैं समझता हूँ कि सूबे भी तरक्की करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ तमाम चीज़ों पर सियासत की जानी है। हमने अवाम पर सियासत करनी है, अवाम के नाम पर सियासत करनी है, हमने फ़र्ज़ की तकसीम पर सियासत करनी है। हम इस मुल्क के साथ क्या करना चाहते हैं? देखिए, तमाम इलेक्शंस हो गए, ठीक है, इलेक्शंस पर जो इतराज़ात है वो अपनी जगह पर मौजूद, लेकिन अब आपको तमाम सूबों को अपना अपना काम करना चाहिए। अगर आप काम नहीं करेंगे, महाजराई की सियासत करेंगे, तो मैं बारहा ये बात करता हूँ, तो इसका नुकसान आपके जमहूरी इदारों को होगा, जमहूरियत को होगा। तो फिर आप ये गिला शिकवा नहीं कर सकते, क्योंकि सियासतदानों को मौका देने के बाद फिर हालात उनके हाथ में नहीं रहते। तो ये आपकी जो चपखलिश है, ये इस जमहूरियत के लिए भी जहर कातिल है और शायद आपके मुस्तकबिल के लिए भी बेहतर नहीं होगी। इसलिए आप बैठकर आइन और कानून जो आपको इजाज़त देता है बात कीजिए, आप वफाक में आइए, प्राइम मिनिस्टर से बात कीजिए, ये आपका हक है। लेकिन अगर आप सुबह में बैठकर इस तरह धमकियां देंगे तो इससे तलखियां बढ़ेंगी जो नुकसानदेह हैं। बिल्कुल। रज़ी साहब, एक नई डेवलपमेंट हो गई है भाई। आपको बताते चलूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटे के खिलाफ जो टेरियन केस 1 साल पहले बंद हो चुका था, नाकाबिल समाअत करार दे दिया गया था, लेकिन अभी दोबारा से खोलने के जो हैं वो अहकाम जारी हुए हैं भाई। हमारे दोस्त बैरिस्टर हुसैन साहब इसके अंदर जो हैं वो दरख्वास्त दहिंदा के वकील हैं और वो गए हुए थे हाई कोर्ट के अंदर। मेरा ख्याल है हाई कोर्ट ने उन्हें अलाउ कर दिया है। अब वो केस जो है वो शुरू से होगा, उसकी समाअत होगी। लेट्स सी उसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। एक बात मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि 18वीं तरमीम के बाद तकरीबन 68% फंड्स जो हैं वो सूबों को मुंतकिल होते हैं और पंजाब जो है वो लास्ट जो सेंसस हुआ है उसमें 51% ऑफ द पॉपुलेशन है, उसे 47% फंड्स मिलते हैं। 51% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है, 47% फंड मिलते हैं। 53% फंड जिनको जाते हैं वो अनवर भाई के बकौल अनवर रज़ा साहब ने पॉइंट आउट किया कि जब उनसे उनका हिसाब मांगा जाए तो उन्हें 18वीं तरमीम याद आ जाती है जी। तो देखिए, आप 53% ऑफ द फंड के ऑडिट के बगैर जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन बहरहाल ये अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। उन वहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनके फंड्स लैप्स कर जाते हैं, इस्तेमाल ही नहीं हो पाते। लेकिन जो बांटने वाली बात है ना, भले वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड हो या सूबा सिंध ने एक अलग से उनके नाम के ऊपर एक शुरू किया हुआ जिसमें लोगों को पैसे बांट दिए जाते हैं, ठीक है, उसमें पैसे खर्च हो जाते हैं। लेकिन ऑन ग्राउंड अगर कोई हॉस्पिटल बनना है, कोई स्कूल बनना है, कोई सड़क बननी है, यहाँ पे तो हमने ये भी सुना कि सखर हैदराबाद मोटरवे के पैसे ही लेके भाग गया कोई। ये सिलसिला सर चलता रहेगा, इस पे डिस्कशन भी होती रहेगी। अनवर रज़ा साहब, इस केस के हवाले से जो कि 1 साल पहले 2 जजेस ने केस का फैसला सुनाया, अपलोड भी कर दिया था टेरियन केस का कि नाकाबिल समाअत है, लेकिन एक जज ने डिनाई किया था और 1 साल बाद आपको क्या लगता है दोबारा से केस की समाअत होने जा रही है, क्या कहेंगे?
जी बिल्कुल, एक तो असर नो इस केस का जायज़ा लिया जाएगा और दूसरी बात यह है कि टेरन के साथ साथ शायद कोई और केस भी जो है वो भी ओपन हो जाएं। अब ये आप देखें महाजराई है क्या, अब ये अदलिया और जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके दरमियान हालात ख़राब हो रहे हैं जो कि मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। मैंने आपको कहा ये टेरन केस के बाद कोई शायद और भी केस जो है वो खुल सकता है, क्योंकि ये जो आप देख रही हैं ना सियासी कशमकश, इसमें होगा क्या, इसमें नुकसान आवाम का होगा, इसमें नुकसान मुल्क का होगा और ये केसेस इस तरह चलते जाएंगे। आपको याद होगा कि हमेशा हमारी जो सियासी जमातें हैं वो इक़्तिदार के हसूल के लिए कभी ना कभी अपना कंधा इस्तेमाल करवाती रहती हैं, कभी पीटीआई है, कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इस सियासी हालात की जिम्मेदार हैं। इसलिए अब भी अगर उन्होंने बैठकर मामलात हल ना किए, पॉलिटिकल हल ना तलाश किया और सड़कों पर अगर इस तरह रहे तो फिर हालात कंट्रोल करना मुश्किल होंगे। देखिए अब अदलिया जो है उस पर जो फैसला, बहुत शुक्रिया आपका। सियासी जमातें जो है हसूल के लिए अपने आप को इस्तेमाल करवाती रहती हैं और हालात जो है वो कशीदगी की जाने बढ़ते रहते हैं। वक्त की ज़रूरत यह है कि मामला बैठ कर हल किए जाएँ। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।